नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे, जैसा आप देख रहे हैं, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो पुस्तक सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे जी की है। साथियों, इस पुस्तक से हम भाषा जो प्रकरण है उस पर चर्चा कर रहे हैं और यह भाग आपका भाषा संबंधित दूसरा है और ये हमारा वीडियो भी दूसरा ही है इस पुस्तक से। तो चलिएगा हम देखते हैं आज का हमारा साथियों। देखिए, बिंदु है बुद्ध घोष कृत विशुद्ध मग्ग, माने विशुद्ध मग्ग माने होता है मार्ग। ठीक है, ये आपकी देशज भाषा है। तो विशुद्ध मग्ग विशुद्ध मार्ग के बौद्ध सिद्धांतों का कोश भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विशुद्ध मग्ग विशुद्ध मार्ग बौद्ध सिद्धांतों का कोश, जो किसकी पुस्तक है? बुद्ध घोष की। पाली भाषा के 3 व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध हैं, माने कि कच्चान व्याकरण। पहला है कच्चान व्याकरण, दूसरा है आपका मोगलान व्याकरण, तीसरा है सद्द नीति। माने पाली भाषा के कितने? 3 व्याकरण ग्रंथ हैं। कच्चान व्याकरण 7वीं सदी के रचयिता महाकच्चायन, ठीक है, महाकच्चायन माने जाते हैं। कालक्रम में सर्व प्राचीन पाली व्याकरण है। ठीक है, सर्व प्राचीन सबसे कौन सा व्याकरण माना जाता है? अगर कालक्रम में देखें तो पाली। अगर कोई पूछे कि सबसे पुराना व्याकरण कौन सा है, तो पाली व्याकरण। आपका कच्चान व्याकरण को कच्चान गंध या सुसंधि कप भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कच्चान व्याकरण को। माने कच्चान व्याकरण जो है, कच्चान व्याकरण, आपका कच्चान व्याकरण जो है, इसको क्या कहा जाता है? कच्चान व्याकरण को कच्चान गंध कहते हैं, कच्चान गंध। और सुसंधि कप, सुसंधि कप। कच्चान व्याकरण में 4 कप, माने संधि कप, नाम कप, आख्यायत कप तथा किव्विधानम कप। ठीक है, ये कच्चान व्याकरण के 4 कप हैं। इसमें 23 परिच्छेद हैं और चारों मिला के 675 सूत्र हैं। किस में हैं ये हैं कच्चान व्याकरण में। मोगलान व्याकरण के रचयिता मोगलान हैं। इन्होंने ही इस पर वृत्ति और पंचिका लिखी है। वृत्ति और पंचिका लिखी है मोगलान ने ही। ठीक है, मोगलान श्रीलंका के अनुराधपुर के थूपाराम बिहार में रहते थे तथा वे अपने समय के संगराज थे। मोगलान व्याकरण पाली व्याकरण में पूर्णतः तथा गंभीरता में सर्वश्रेष्ठ व्याकरण है। मोगलान व्याकरण आपका कैसा व्याकरण है? किस भाषा का व्याकरण है? तो पाली व्याकरण है। इस व्याकरण में कुल कितने? 817 सूत्र हैं। कच्चायन में और आपके मोगलान में कितने हैं? 1817 सूत्र हैं। सद्नीति व्याकरण 1154 ईस्वी के रचयिता बर्मी भिक्षु अंगवंश थे। ठीक है, ये अग्ग पंडित तृतीय भी कहलाते थे, सद्नीति व्याकरण के रचयिता। सद्नीति व्याकरण 3 भाग हैं, पदमाला, धातुमाला और सूत्रमाला। 27 अध्याय हैं इस व्याकरण में और इस व्याकरण में 1391 सूत्र हैं। माने कि मोगलान और कच्चायन व्याकरण से ज़्यादा सूत्र इसमें हैं। विभिन्न विद्वानों द्वारा पाली शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से बताई गई है, वो समझिए। पाली की उत्पत्ति आचार्य विदुशेखर ने किससे? पहले पाली को पंक्ति, फिर पंक्ति से पत्ती हुई, पत्ती से पट्ठी हुई, पट्ठी से पल्ली और पल्ली से ये पाली बन गई। ठीक है, इस तरीके से इसका क्या चला? विकास क्रम चला। मैक्स बालेसर के हिसाब से पाटलिपुत्र माने पाली हो गई। पाटलिपुत्र क्या हो गई? पाली। भिक्षु जगदीश काश्यप से पर्याय से विकास हुआ पल्याय का, पल्याय से पालियाय और फिर पाली। भंडारकर व वाकर नागल ने प्राकृत को पाकट कहा, पाकट को पाअड कहा, फिर पाउल से पाली हो गया। भिक्षु सिद्धार्थ ने पाठ, फिर पाल, पाली और ये पाली हो गई।
कोशाम्बी पाल और पाली कह दिया। उदय नारायण तिवारी ने पा धनी प्लस ली का योग पाली कहा है। पाली भाषा के प्रदेश को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। विभिन्न विद्वानों द्वारा वर्णित पाली भाषा का प्रदेश निम्नांकित है। पाली भाषा का प्रदेश क्या रहा है, सबने अपने अपने हिसाब से बताया, वो समझिएगा। माने श्रीलंकाई जो बौद्ध तथा चाइल्डर्स हुए, उन्होंने मगध प्रदेश बताया है पाली का। वेस्टरगार्ड और स्टैनकोनो ने उज्जैनी या विंध्य प्रदेश बताया है। किसका, पाली का। ग्रियर्सन व राहुल सांकृत्यायन जी ने मगध बताया है। ओल्डेनबर्ग ने कलिंग बताया है। रीज डेविड ने कोसल बताया है। सुनीति कुमार चटर्जी ने मध्य देश की बोली, ये आपका पाली भाषा प्रदेश है। देवेंद्र नाथ शर्मा ने मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र है उसको क्या बताया है, पाली का प्रदेश। उदयनारायण तिवारी ने मध्य देश की बोली, माने मध्य देश की बोली आपकी सुनीति कुमार चटर्जी और उदयनारायण तिवारी ने, ठीक है। गियर्सन व राहुल और श्रीलंकाई बौद्ध चाइल्डर्स ने मगध बताया स्थान। सर्वसम्मत के विद्वान ने पाली भाषा का प्रदेश मध्य प्रदेश की बोली को स्वीकार किया है। मध्य प्रदेश की बोली कहाँ की है, मध्य प्रदेश की बोली। पाली की पर्ण संघटना या ध्वनियाँ, पाली के प्रसिद्ध व्याकरण कच्चायन हुए हैं। उनके अनुसार 41 ध्वनियाँ हैं तथा मोगलान के अनुसार 43। देखिए कच्चायन ने 41 और मोगलान ने कितनी बताई हैं, 43, ठीक है। ये ध्वनियाँ अपनी अपनी उन्होंने बताई हैं। अब समझिए, कच्चायन के अनुसार पाली में 8 स्वर हैं। कच्चायन के अनुसार पाली में 8 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं तथा मोगलान के अनुसार 10 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं, ठीक है। कच्चायन के 8 स्वर माने हैं और मोगलान ने 10 स्वर माने हैं। पाली में वर्णों का वर्गीकरण निम्न ढंग से है। स्वर हृस्व में देखिए आ ई उ ए और ओ, दीर्घ आ ई उ ए ओ। व्यंजन में का वर्ग का ख ग घ घ, चा छा जा झ य, टा ठा डा ड ण, ये 3 वर्ग ये हो गए। इसके बाद आपका ता वर्ग का ता था दा धा ना, पा वर्ग का पा फा भा भा मा, या रा ला वा, सा हा ला और अनुस्वार, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये हैं। पाली भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अनुस्वार पाली के स्वतंत्र ध्वनि है, जिसे पाली व्याकरण ने निगहित नाम से अभिहित किया है, ठीक है। बिंदु निगहित। टर्नर के अनुसार पाली में वैदिकी की भांति संगीतात्मक एवं बलात्मक दोनों स्वराघात थीं। गियर्सन तथा भोलानाथ तिवारी पाली में बलात्मक स्वराघात मानते हैं। पाली में गियर्सन ने और भोलानाथ तिवारी में कौन सा स्वराघात माना है, बलात्मक, जबकि जून ब्लॉक किसी भी स्वराघात को नहीं स्वीकार करते। पाली में 3 लिंग हुए हैं, 3 वाच्य हुए हैं और 2 वचन हुए हैं, एक वचन बहुवचन। पाली में द्विवचन नहीं होता। पाली हलंत रहित 6 कारक, 8 लकार और 4 काल, 4 भाव तथा 8 गुण युक्त भाषा मानी जाती है, ठीक है। हलंत रहित है पाली, 6 कारक हैं, 8 लकार हैं, 4 काल, 4 भाव और 8 गुण हैं। अब समझिए, प्रथम प्राकृत किसको कहते हैं, पाली को, के अंतर्गत ही अभिलेखी प्राकृत या शिलालेखी प्राकृत भी आता है। इसके अधिकांश लेख शिलालेख पर अंकित होने के कारण इसकी संख्या शिलालेखी प्राकृत भी कहते हैं। किसको कहते हैं, पाली को। तो पाली कैसी भाषा है, एक शिलालेखी प्राकृत है, शिलालेखी प्राकृत, ठीक है। प्राकृत द्वितीय प्राकृत को नाम दिया गया है, प्राकृत को। मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत भी कहा गया है। प्राकृत की व्युत्पत्ति के संबंध में 2 मत प्रचलित हैं। प्राकृत प्राचीनतम जनभाषा है। कैसी भाषा है, जनभाषा। देखिए,
प्राकृत प्राचीनतम प्रचलित जनभाषा है। नमी साधु ने, कौन से साधु हैं ये? नमी साधु ने इसका निर्वचन करते हुए लिखा कि प्राक पूर्व कृतम प्राकृतम, माने प्राकृत शब्द से इसका निर्माण हुआ, जिसका अर्थ है पहले की बनी हुई, माने पहले से ही बनी हुई भाषा है। भाषा मूल से चली आ रही है, उसका नाम प्राकृत है। नाम प्रकृति आगतम प्राकृतम। नामी साधु ने काव्य अलंकार की टीका में लिखा है प्राकृतेति सकल जगजंतूनां व्याकरणादि मृनाहत संस्कारः सहजो वचन व्यापारः प्रकृतिः प्रकृति तत्र भवसेव व प्राकृतम, अर्थात सकल जगत के जंतुओं माने प्राणियों के व्याकरण आदि संस्कारों से रहित सहज वचन व्यापार को प्रकृति कहते हैं। उससे उत्पन्न अथवा वही प्राकृत है। वाक पति राज ने गौड़ बहो में लिखा है शैलाओ इमं वाया विंशति एतो एणेति वायायो एंति समुद्धम चिह एणेति सायरायो चिय जलाई, माने जिस प्रकार जल सागर में प्रवेश करता है और वहीं से निकलता है, उसी प्रकार समस्त भाषाएं प्राकृत में ही प्रवेश करती हैं और प्राकृत से ही निकलती हैं। ठीक है, माने प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। इस मत की पुष्टि करने वाले विद्वान कौन हैं? देखिए, प्रकृतिहा संस्कृतम तत्र भवम तत आगंतवा प्राकृतम, अर्थात प्रकृति या मूल, प्रकृति या मूल संस्कृत है और जो संस्कृत से आगत है वही प्राकृत है। कौन कहते हैं? हेमचंद्र कहते हैं। प्रकृतिहा संस्कृतम तत्र भवम प्राकृतमुच्यते, अर्थात प्रकृति या मूल संस्कृत है, उससे उत्पन्न भाषा को प्राकृत कहते हैं। मार्कंडे प्राकृतिस्य सर्वमेव संस्कृति योनि, अर्थात प्राकृत की जननी संस्कृत है। प्राकृत संजीवनी वासुदेव से। प्रकृति संस्कृतायस्तु विकृति प्राकृति मता, अर्थात संस्कृत की विकृति प्राकृत है। षड भाषा चंद्रिका किसकी? लक्ष्मीधर की। उन्होंने कहा है प्रकृति संस्कृता आगतम प्राकृतम, अर्थात प्रकृति संस्कृत को आगत प्राकृत है। सिंह देवमणि। अब प्रायः सभी विद्वानों से इस बात को स्वीकार किया है कि प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं, माने प्राकृत को ही साहित्यिक प्राकृत कहते हैं। प्राकृत भाषाओं के विषय में सर्वप्रथम भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में विचार किया। भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 7 मुख्य प्राकृत तथा 7 गौण विभाषा की चर्चा की, जो अंग्रांकित है। देखिए, मुख्य प्राकृत और गौण विभाषा। मागधी प्राकृत गौण विभाषा इसकी शाबरी है। अवंतिजा आभीरी है। प्राच्या चांडाली। सूरसेनी माने सौरसेनी सचरी। अर्धमागधी द्राविड़ी। बहालीक उदरजा और दाक्षिणात्य महाराष्ट्री बनेचरी। ठीक है, ये मुख्य प्राकृत और ये गौण विभाषाएं हैं। कितनी? 7। प्राकृत व्याकरण में सर्वप्रथम नाम बररुचि 7वीं शताब्दी का आता है। इनके व्याकरण का नाम प्राकृत प्रकाश है। इसमें 12 परिच्छेद हैं। ठीक है, बररुचि का जो व्याकरण है कौन सा है? प्राकृत प्रकाश। कौन सा है? प्राकृत प्रकाश। कितनी इसमें परिच्छेद हैं? 12 परिच्छेद हैं। कितने परिच्छेद हैं? 12 परिच्छेद हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बररुचि ने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ में प्राकृत भाषा के 4 भेद बताए हैं, माने एक महाराष्ट्री है, दूसरा पैसाची है, तीसरा मागधी है और चौथा सौरसेनी है। हेमचंद्र ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ प्राकृत व्याकरण में, ठीक है, प्राकृत भाषा के 3 और भेदों की चर्चा की, जो आर्षी माने अर्धमागधी, चूलिका पैसाची और अपभ्रंश। ये हेमचंद के अनुसार। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। प्राकृत का पाणिनि। प्राकृत का पाणिनि किसे कहेंगे? तो भैया हेमचंद को कहेंगे।
अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य को भी रचना की है और हेमचंद की चूलिका पैसाची को ही आचार्य दंडी ने भूत भाषा कहा। तो आचार्य दंडी ने चूलिका पैसाची किसकी है? तो हेमचंद की है। इसको क्या कहा है? तो भूत भाषा। क्या कहा भैया? भूत भाषा कहा है। किसने कहा है? आचार्य दंडी ने कहा है। महाराष्ट्री को प्राकृत व्याकरण ने आदर्श, परिनिष्ठित तथा मानक प्राकृत माना है। किस भाषा को? महाराष्ट्री को। इस प्राकृत का मूल स्थान महाराष्ट्र है। डॉक्टर हार्नेले के अनुसार महाराष्ट्री का अर्थ महान राष्ट्र की भाषा है। महान राष्ट्र के अंतर्गत राजपुताना तथा मध्य प्रदेश आदि आते हैं। जॉर्ज गियर्सन एवं जूल ब्लॉक ने महाराष्ट्री प्राकृत से ही मराठी की उत्पत्ति मानी है। भरतमुनि ने दाक्षिणात्य प्राकृत भाषा का भेद महाराष्ट्री के लिए ही किया है। अवंती और आपका वाहली, ये दोनों भाषाएं महाराष्ट्री भाषा से अंतर्भूत हैं। अवंती और वाहली ये महाराष्ट्री भाषा से हैं। डॉक्टर मनमोहन घोष और डॉक्टर सुकुमार सेन, ठीक है, का अभिमत है कि महाराष्ट्री प्राकृत सौरसेनी का ही विकसित रूप है। आचार्य दंडी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से में? काव्यादर्श में महाराष्ट्री को ही सर्वोत्कृष्ट प्राकृत भाषा बतलाया है। सर्वोत्कृष्ट प्राकृत भाषा देखिए, महाराष्ट्राश्रयाम भाषा प्रकृष्टम प्राकृतम विदु सागरः सूक्तिरत्नानां सेतुवंदादि इयन यामो। माने महाराष्ट्र प्राकृत में लिखी गई प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ निम्नलिखित हैं। राजा हाल कृत गाहा सतसई गाथा सप्तसती, प्रवरसेन कृत रावण बहो सेतुबंध, तीसरी है बागपति कृत गौड़ बहो गौड़बध, जयवल्लभ कृत बज्जालग और हेमचंद कृत कुमारपाल चरित। सौरसेनी प्राकृत मूलतः सूरसेन या मथुरा के आसपास की बोली थी। मध्य देश की भाषा होने के कारण सौरसेनी का बहुत आदर था। यों मध्य देशम विवसति सा कवि सर्वभाषा निष्णाः। डॉक्टर पिशेल के अनुसार इसका विकास दक्षिण में हुआ है। किसका? सौरसेनी प्राकृत का। सौरसेनी मूलतः नाटकों के गद्य की भाषा थी। आचार्य भरतमुनि ने लिखा कि सौरसेनम समाश्रिता भाषा कार्यतु नाटके, ठीक है, ये किसने लिखा है? भरतमुनि ने। विद्वानों ने सौरसेनी प्राकृत का आधार भिन्न भिन्न बताया है, जो इस प्रकार है, देखिए। बररुचि ने सौरसेनी का आधार संस्कृत बताया है, प्रकृतिया संस्कृतम। रामशर्मन ने महाराष्ट्री बताया है, विरच्यते संप्रति सौरसेनी पूर्वे भाषा प्रकृतिया किलास्या। पुरुषोत्तम ने संस्कृत तथा महाराष्ट्री दोनों बता दिए हैं। तो संस्कृतानुगमनाद बहुलम तथा से महाराष्ट्री। बररुचि ने सौरसेनी प्राकृत को ही प्राकृत भाषा का मूल माना है। प्रकृतिहा सौरसेनी प्राकृत प्रकाशा। पैसाची प्राकृत को पैसाचिकी, पैसाचिका, ग्राम्य भाषा, भूतभाषा, भूतवचन, भूतभाषित आदि नामों से भी पुकारा है पैसाची प्राकृत को। और पिशाच माने होता ही भूत है, इस वजह से कह भी सकते हैं। जॉर्ज गियर्सन ने पैसाची भाषी लोगों का आदिम वास स्थान उत्तर पश्चिम पंजाब अथवा अफगानिस्तान को माना है। गियर्सन ने कहाँ माना है? इस भाषा का आदिम वासस्थान पंजाब, उत्तर पश्चिम पंजाब, अफगानिस्तान तथा इसे दर्द से प्रभावित माना है। लक्ष्मीधर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ षड्भाषा चंद्रिका में राक्षस, पिशाच और नीच पात्रों के लिए पैसाची भाषा का प्रयोग बतलाया है। रक्ष पिशाचा नीचेषु पैसाची द्वितीयम भवेत। मार्कंडे ने प्राकृत सर्वस्व में कैके पैसाची, सौरसेनी पैसाची, पैसाची, इन तीन प्रकार की पैसाची भाषाओं का 3 देशों के आधार पर नामकरण किया है। मागधी प्राकृत मगध देश की भाषा रही है। मार्कंडे ने सौरसेनी से
मागधी की व्युत्पत्ति बताई है। मागधी सौर सेनित। मागधी के शाकाहारी, चांडाली और साबरी ये 3 प्रकार मिलते हैं। ठीक है, शाकाहारी, चांडाली और साबरी। मागधी प्राकृत का प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है? जो आपकी मागधी प्राकृत है उसका अश्वघोष के नाटक में मिलता है प्राचीनतम रूप। भरत मुनि के अनुसार मागधी अंतःपुर के नौकरों, अश्वपालों आदि की भाषा है। ठीक है, अब समझिए अर्धमागधी प्राकृत के संबंध में जॉर्ज गियर्सन ने बताया कि यह मध्य देश माने सूरसेन और मगध के मध्यवर्ती देश माने अयोध्या या कौशल की भाषा है। श्री जिनदा सगण ही महत्तर 7वीं शताब्दी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ निशीथ चूणी में अर्धमागधी को मध्य देश के अर्ध प्रदेश की भाषा में निबद्ध होने के कारण अर्धमागध कहा है और मगध विषय भाषा निबद्ध अद्धभागहम। अर्धमागधी का प्रयोग मुख्यतः जैन साहित्य में हुआ। भगवान महावीर का संपूर्ण धर्मोपदेश इसी भाषा में निबद्ध है। जैनियों ने अर्धमागधी को आर्ष, आरसी, ऋषि भाषा या आदि भाषा नाम से भी अभिहित किया है। डॉक्टर जैकोवी ने प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा को प्राचीन महाराष्ट्री कहकर जैन महाराष्ट्री नाम दिया है। ठीक है, अब देखिए अपभ्रंश की बात करते हैं। अपभ्रंश तृतीय प्राकृत। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। इसीलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को एक संधिकालीन भाषा कहा है। भर्तृहरि के वाक्यपदियम के अनुसार सर्वप्रथम ब्याडी ने संस्कृत के मानक शब्दों में भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट और शुद्ध शब्दों को उपभ्रंश की संज्ञा दी। भर्तृहरि ने लिखा है कि शब्द संस्कारहीनो यो गौरिति प्रियुच्छते तमपभ्रंश मिच्छन्ति विशिष्टार्थ निवेशिनम। ब्याडी की पुस्तक का नाम लक्ष्य लोकात्मक संग्रह तथा जो दुर्भाग्यवश अनुपलब्ध है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। महाभाष्यकार ने अपभ्रंश को प्रयोग अपशब्द से समानार्थक के रूप में किया है। भूयाम शुअपशदा शब्दा अल्पीयांशः शब्दा इति एकैकस्य ही शब्दस्य बहवोपभ्रंशा। ठीक है, अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलते हैं, जिसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा है। भरत मुनि की जो पुस्तक है नाट्यशास्त्र, उसमें ठीक है जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश उसको क्या कहा है? विभ्रष्ट कहा है। ठीक है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर उदयनारायण तिवारी के अनुसार भाषा के अर्थ अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग चंड माने 6वीं शताब्दी ने अपने प्राकृत लक्षण ग्रंथ में किया। न लोपोपभ्रंशेदो रेफस्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम से पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 से पहले के संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। भामा ने काव्यालंकार में अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत के साथ एक काव्यापयोगी भाषा के रूप में वर्णित किया है। संस्कृतम प्राकृतम चान्यद भ्रंश इति त्रिधा। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश को अणा भाषा कहा है। अणा भाषा ये किसने कहा है? किशोरी दास वाजपेयी। किसको कहा है? अपभ्रंश को किशोरी दास वाजपेयी। अपभ्रंश
आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में समस्त वाङ्मय को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश और मिश्र इन 4 भागों में व्यक्त किया है। तदेतद वाङ्मय भूय संस्कृत प्राकृतम तथा अपभ्रंशश्च मिश्रञ्चेत्याहुश्चर्याश्चतुर्विधम्। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में अपभ्रंश को आभीर भी कहा है। दंडी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? अपभ्रंश को क्या कहा है? आभीर कहा है। क्या कहा है? आभीर। आभीरादिग्रथा काव्येष्वपभ्रंशा इति स्मृतः। अब समझिए, अपभ्रंश को विद्वानों ने विभ्रष्ट, आभीर, अपहंस, अवहट्ठ, पट्टमंजरी, अवहत्थ, औहट, अवहट आदि नामों से भी पुकारा है। विभिन्न विद्वानों ने अपभ्रंश निम्नलिखित भेद बताए हैं। नमी साधु ने उपनागर, आभीर और ग्राम्य ये अपभ्रंश के भेद हैं। मार्कंडे ने नागर, उपनागर और ब्राचट बताया है। याकोबी ने पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी ये 4 भेद बताए हैं। अपभ्रंश के तागरे ने पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी 3 भेद बताए हैं। नामवर सिंह ने पूर्वी और पश्चिमी 2 भेद बताए हैं। ठीक है, कुल मिला के आपके ये विद्वानों ने अपने अपने अपभ्रंश के भेद बताए हैं। और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है। इनके अनुसार 6वीं से 11वीं शती के प्रत्येक प्राकृत का अपना अपभ्रंश रूप रहा होगा। जैसे आपका मागधी है, मागधी प्राकृत के बाद मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी प्राकृत के बाद अर्धमागधी अपभ्रंश, सौसेनी प्राकृत के बाद सौसेनी अपभ्रंश या महाराष्ट्रीय प्राकृति के बाद महाराष्ट्रीय अपभ्रंश आदि आया हो। अपभ्रंश की ध्वनियाँ देखिए, डॉक्टर उदयनारायण तिवारी ने अपभ्रंश की ध्वनियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। ह्रस्व आपकी इस तरीके से आ ई उ ए ओ, दीर्घ आ ई उ ए ओ 10 स्वर हो गए। व्यंजन आपके क ख ग घ, माने इसमें दोनों में पंचमाक्षर है नहीं, मूर्धन्य में आपका पंचमाक्षर है। और त थ द न पूर्वी अपभ्रंश का है, ये 5 हैं। प फ ब भ म य र ल व श पूर्वी अपभ्रंश का है। स ह ये 2 व्यंजन 30 बताए हैं अपभ्रंश में और 10 स्वर बताए हैं। ठीक है, अपभ्रंश भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं सुनिए। तो अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा गया है। कैसी है? उकार बहुला है। अपभ्रंश वियोगात्मक हो रही थी, अर्थात अपभ्रंश में विभक्तियों के स्थान पर स्वतंत्र प्रसर्गों का प्रयोग होने लगा है। अपभ्रंश में 2 वचन हैं, 2 ही लिंग हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अपहट्ट अपभ्रंश का ही परिवर्तित रूप है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट्ट कहा है। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिषर ठाकुर ने अपने वर्णरत्नात्मक ग्रंथ में किया है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण डॉक्टर A.F. और हार्नेले ने सन 1880 में किया। डॉक्टर हार्नेले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया है। अब देखिए, 4 वर्गों में पहला है पूर्वी गौड़ियन, दूसरा है पश्चिमी गौड़ियन, तीसरा है उत्तरी गौड़ियन और चौथा है दक्षिणी गौड़ियन। पूर्वी गौड़ियन में पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी और उड़िया आते हैं। पश्चिमी गौड़ियन में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी आते हैं। उत्तरी गौड़ियन में गढ़वाली है, नेपाली है, पहाड़ी है और दक्षिणी गौड़ियन में आपका मराठी है। ठीक है, डॉक्टर हार्ने के अनुसार जो आर्य मध्य देश अथवा केंद्र में थे भीतरी आर्य कहलाए और जो चारों ओर फैले हुए थे बाहरी आर्य कहलाए। डॉक्टर जॉर्ज गैशन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भाग 1 तथा बुलेटिन ऑफ द स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ लंदन इंस्टीट्यूशन भाग 1 खंड 3 1920 अपना पहला वर्गीकरण निम्नलिखित ढंग से दिया है। बाहरी उपशाखा देखिए, उत्तरी पश्चिमी समुदाय लहंदा सिंधी, ठीक है, दक्षिणी समुदाय मराठी है और पूर्वी समुदाय उड़िया है, बिहारी है, बंगला है और असमिया है। ठीक है, ये आपका नक्शा है तो इधर ये आपका पूरब का क्षेत्र है। ठीक है, ये दक्षिण है, ये उत्तरी है
और देखिए मध्य उपशाखा मध्यवर्ती समुदाय पूर्वी हिंदी, भीतरी उपशाखा केंद्रीय समुदाय पश्चिमी हिंदी और पंजाबी, गुजराती, भीरनी, खानादेशी और राजस्थानी। पहाड़ी समुदाय में पूर्वी पहाड़ी आएगा, नेपाली आएगा, मध्य या केंद्रीय पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने गिरशन के वर्गीकरण की आलोचना ध्वनिगत व्याकरणगत आधारों पर करते हुए अपना वैज्ञानिक वर्गीकरण निम्न वर्गों में प्रस्तुत किया। उदीच्य सिंधी लहंदा पंजाबी, प्रतीच्य राजस्थानी गुजराती, मध्य देशीय पश्चिमी और आपका हिंदी। अब देखिए प्राच्य पूर्वी हिंदी, बिहारी उड़िया, असमिया बंगला, दाक्षिणात्य मराठी हो जाएगी। डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा की बात करें तो डॉक्टर चटर्जी के वर्गीकरण में सुधार करते हुए अपना वर्गीकरण दिया। उदीच्य में सिंधी लिया इन्होंने, लहंदा लिया और पंजाबी। साथ ही देखिए यह एक बार नहीं आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा तब याद रहेगा। प्रतीच्य गुजराती है, मध्य देशीय राजस्थानी है, पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी है, प्राच्य में उड़िया है, असमिया है और बांग्ला है और दाक्षिणात्य में मराठी आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए सीताराम चतुर्वेदी ने संबंध सूचक प्रसर्गों के आधार पर अपना वर्गीकरण किया है। का माने हिंदी, पहाड़ी, जयपुरी, भोजपुरी, दा पंजाबी और लहंदा, जो सिंधी और कच्छी, नो गुजराती और एर बंगाली, उड़िया और असमिया। भोलानाथ तिवारी ने क्षेत्रीय तथा संबद्ध अपभ्रंशों के आधार पर किया है। अब देखिए सौरसेनी मध्यवर्ती है तो सौरसेनी में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती आ गया। मागधी पूर्वी जो बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया आ गया। अर्धमागधी में आपका पूर्वी हिंदी आ जाएगा। ठीक है। अर्धमागधी मध्य पूर्वी में पूर्वी हिंदी और महाराष्ट्री में मराठी और ब्राचर पैसाची पश्चिमोत्तरी में सिंधी, लहंदा और पंजाबी। ठीक है। कुल मिला के डॉक्टर हरदेव बहारी ने आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। देखिए कैसे हिंदी वर्ग में मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी, हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, ये सभी हिंदी की उपभाषाएँ हैं। हिंदीतर अहिंदी वर्ग जैसे उत्तरी नेपाली, पश्चिमी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, दक्षिणी में सिंगली मराठी और पूर्वी में उड़िया है, बांग्ला है और असमिया है। ठीक है। अब देखिए प्रमुख आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की विशेषताएं। पहला है सिंधी शब्द का संबंध आपका संस्कृत सिंधु से है। सिंधु देश में सिंधु नदी के दोनों किनारों पर सिंधी भाषा बोली जाती है। सिंधी की मुख्यतः 5 बोलियां बिचौली है। देखो बिचौली, सिराइकी, थरेली, लासी, लाड़ी है। सिंधी की अपनी लिपि का नाम लंडा है किंतु यह गुरुमुखी तथा फारसी लिपि में लिखी जाती है। लहंदा का शब्दगत अर्थ है पश्चिमी। लहंदा का अर्थ क्या है? पश्चिमी। इसके अन्य नाम पश्चिमी पंजाबी, हिंदकी, जटकी, सुल्तानी, चिभाली और पाठवारी आदि है। लहंदा की भी सिंधी की भांति अपनी लिपि लंडा है जो कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि की ही एक उपशाखा है। पंजाबी शब्द पंजाब से बना है जिसका अर्थ है 5 नदियों का देश। पंजाबी की अपनी लिपि लंडा थी जिसमें सुधार कर गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाई थी। पहले पंजाबी की भी लंडा ही थी। पंजाबी की मुख्य बोलियां माझी, डोगरी, दोआबी और राठी आदि है। गुजराती गुजरात प्रदेश की भाषा है। गुजरात का संबंध गुर्जर जाति से है, इसलिए गुर्जर धंत्रा माने गजरता माने कि गुजरात। गुजराती की अपनी लिपि है जो गुजराती नाम से प्रसिद्ध है। वस्तुतः गुजराती कैथी से मिलती जुलती है, अर्थात इसमें शिरोरेखा नहीं लगती। मराठी महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा है जिसकी प्रमुख बोलियां कोंकणी, नागपुरी, कोष्टी, महारी आदि है। मराठी की अपनी लिपि देवनागरी है किंतु कुछ लोग मोड़ी लिपि का भी प्रयोग मानते हैं, लेकिन मराठी को आप देवनागरी लिपि का ही कहिएगा। ठीक है। हिंदी और मराठी का लिपि जो है देवनागरी ही है। अब देखिए बंगला संस्कृत शब्द बंग आल प्रत्यय से बना है। यह बंगाल प्रदेश की भाषा है। नवीन यूरोपीय विचारधारा का सर्वप्रथम प्रभाव
बांग्ला भाषा और साहित्य पर पढ़ा। बांग्ला प्राचीन देवनागरी से विकसित बांग्ला लिपि में लिखी जाती है। असमी माने असमिया असम प्रदेश की भाषा है। इसकी मुख्य बोली विष्णुपुरिया है। असमी की अपनी लिपि बांग्ला है। उड़िया प्राचीन उत्कल अथवा वर्तमान उड़ीसा भाषा है। इसकी प्रमुख बोली गज्जामी, संबलपुरी, भद्री आदि है। उड़िया भाषा बांग्ला से बहुत मिलती जुलती है, किंतु इसकी लिपि ब्राह्मी की उत्तर शैली से विकसित है। अब देखिए साथियों, हम अब बात करेंगे अगली वीडियो में जो वो है हिंदी व्युत्पत्ति और अर्थ। तो देखिए इसमें समझ लेते हैं, जितना भी लिखा है उसको हम आज भी पढ़ लेते हैं। देखिए हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में मत कौन कौन से हैं। परंपरावादी संस्कृत पंडितों के अनुसार हिंदी हिन माने नष्ट करना, टू माने दुष्ट, अर्थात हिंदू का अर्थ है दुष्टों का विनाश करे, हिनस्ति दुष्टाना। शब्द कल्पद्रुम के अनुसार हिंदू शब्द हीन प्लस दुष्ट धन डू से बना है, जिसका अर्थ है हीनों को दूषित करने वाला। ठीक है, ये दोनों मत कल्पना प्रसूत हैं। डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी के अनुसार हिंदू शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 7वीं सदी के अंतिम चरण के ग्रंथ निशीथ चूणी में प्रथम बार मिलता है। हिंदू शब्द फारसी है, जो संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है। यही बात प्रचलन में है और इसी को आपको याद करना है। जो हिंदू शब्द है वो आपका फारसी शब्द है, और जो रूपांतरण किसका है, संस्कृत के सिंधु शब्द का। ठीक है, याद रखना है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। ठीक है, तो धन्यवाद।